हो गया। कुछ बातों का जिक्र मैं आप सबके बीच में जरूर करना चाहूंगा। जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं यही कह रहा था कि अभी 3 दिन पहले तो यहां पर आया था, लेकिन आशीष जी का आग्रह था कि मेरे लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब मैं पहुंचा हूं, उस वक्त मैंने कुछ वादे किए थे। आज भले ही हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन वादों को पूरा करने की दृष्टि से मैंने कहा था कि मैं आप सबके बीच में लगन के साथ आपकी सेवा में सेवारत रहूंगा, काम करता रहूंगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें। और मुझे यह भी जानकारी मिली कि जिस दिन स्वाति जी का जन्मदिन था, उस दिन जो है वो पहला चुनाव आपने लड़ा था। आपको वोट पड़े थे उस दिन वोट पड़े थे। इसलिए तो जन्मदिन का बहुत बड़ा जो गिफ्ट आप लोगों ने इनको विधायक के रूप में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं जो जीवन भर याद रहती है, और स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की तो ये बहुत बड़ी घटना। अभी आशीष जी कह रहे थे कि अपनी उम्र का जिक्र इन्होंने नहीं किया, लेकिन स्वाति जी की उम्र का जिक्र जरूर किया, जो नहीं करना चाहिए था। मैं इनकी उम्र का भी जिक्र कर दूं तो खुद अपने आप 38 साल के हुए हैं। और आमतौर पर महिलाएं जो है वो अपनी उम्र को छुपाती नहीं है, मतलब बताती नहीं है, छुपाती है। शायद इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई छुपाने की गुंजाइश नहीं है, मैं सीधे ही बोल देता हूं। लेकिन आपको सब भाई बहनों का, यहां पर माताओं बहनों का आशीर्वाद है। आप दोनों जो है वो ये जोड़ी सलामत रहे, लंबे समय तक समाज की सेवा करते रहे। महादेव जी का भी आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, और उसके साथ साथ में लोगों का भी आशीर्वाद बना रहे। पिछले कल जब शाम को मेरी बात हुई आशीष जी से, कहा कि जहां हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और ये जो योगा एसोसिएशन है हमीरपुर के, उसके तत्वाधान में करना चाह रहे हैं, जहां मंच लगा रहे हैं, मंच लगा भी दिया, लेकिन उसके बाद वहां की परमिशन नहीं मिल पा रही है। हम भी हैरान हो गया कि ऐसी क्या बात है कि आपको कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मंच लगाने नहीं दिया जा रहा। और सचमुच में ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। अगर आज मैं आप सबके सामने यहां पर खड़ा होकर के बोल रहा हूं, तो मैं अपने सामने वो मंच जो है जहां हमने भाषण, जहां खड़े होकर के हमने भाषण देना था, उस मंच की आपको अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, क्योंकि सुखू जी का प्रेम इस कदर बरस रहा है। शायद ही वो पंचायत का दूसरा हिस्सा है। पंचायत के सारे मेंबर्स ने, उप प्रधान ने, बीडीसी मेंबर ने लिखित रूप से लिख के दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, एनओसी दे दिया, लेकिन प्रधान जी ने शायद नहीं दिया।
मुझे मालूम नहीं प्रधान जी यहाँ हैं कि नहीं हैं, कहाँ होते हैं मुझे मालूम नहीं। प्रधान जी आपका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, हो ही गया है, और कार्यकाल सुखू जी का भी पूरा हो रहा है। और जो अधिकारी इस काम में लगे, मैं आशीष जी को याद करा रहा था कि आप नोट कर लें कौन अधिकारी है जिस अधिकारी ने आपको आज के कार्यक्रम की स्थान की अनुमति नहीं दी। ये नोट करके रखें। 20 महीने बाकी बचे हैं और मुझे मालूम नहीं वो भी पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 20 महीने के बाद निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे कौन लोग थे जिन्होंने इस परमिशन को रोका है। अरे हम लोकतंत्र में रहते हैं और मैं समझता हूं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की सोच जो है कोई व्यक्ति नहीं रखता है, कोई किसी सरकार ने नहीं रखी होगी। और जबकि होना यह चाहिए था, आज मुख्यमंत्री स्वयं इनको बधाई देते कि आपकी धर्मपत्नी का आज जन्मदिन है। मुझे मलाल इस बात का है कि मुझे नहीं बुलाया है। वो अपने आप यहां पर आकर के बधाई देते या फोन पर बधाई देते, लेकिन रिवाज बदल गया है। ये हम पहली बार देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में काम करने की पद्धति व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो है वो न्यूनतम स्तर पर चले गई है। जिस तरह से व्यवस्थाओं का पतन हुआ है, आज तक के इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं कभी नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम क्या सोच करके वो कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि आज परिवार में एक खुशी का माहौल है। स्वाति जी का जन्मदिन है, परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से मिलकर के आज के इस अवसर पर इस खुशी को मनाते हैं, लेकिन कुछ परिवार के सदस्यों के ऊपर मामले दर्ज करके इस सारे कार्यक्रम से महरूम कर दिया गया है। यहां स्थायी रूप से हमेशा के लिए कोई नहीं है, ना आदमी है ना कुर्सी है। और मुझे मालूम नहीं कौन सलाह दे रहे हैं सुखू भाई को। ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो हमेशा के लिए आए। अभी 2 दिन पहले मंडी गए थे। मंडी वो अपना गुबार निकालने जाते हैं, अपनी भड़ास निकालने जाते हैं। मैंने कहा आप एक बार आए तो मैं हमीरपुर में 2 बार जाके आता हूं। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा ना। और अपना रिवाज है कि हम बहुत लंबा नहीं रखते हिसाब, तब साथ साथ चुकता करते रहते हैं। पानी पी पी करके जयराम ठाकुर को गाली देते रहे, कोसते रहे। ये आपदा आई तो जयराम के कारण आई, ये आपदा आई तो जयराम के कारण आई। भाई कुछ तो रहम करो। ये आपदा ना आपको पूछ करके आती है ना हमको पूछ करके आती है। आपदा तो आपदा है। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब से आप आए हैं तब से हिमाचल प्रदेश में आपदा ही आपदा है। आप आलम देखिए 3 सालों से 2023 में कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण हुआ। 2024 में हुआ और 2025 में अब तो आपके सामने ही है। हमेशा एक ही बात को लेकर के कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ जयराम ठाकुर की वजह से, जैसे कि आपकी ओर से तो बहुत फायदा हुआ है। हमने गारंटी दे रखी है, बोलते हैं मोदी जी पैसा नहीं दे रहे। क्या मोदी जी को पूछ करके दी थी गारंटियां? अगर गारंटियां 10 गारंटियां दे रखी हैं तो पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हम 5 साल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहे, लेकिन गारंटी के बिना
हमने काम किया, ना चुनाव से पहले गारंटी दी, ना चुनाव के बाद गारंटी थी। हमने सेवा की, काम किया, 5 साल तक काम किया। आप हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा मुंह मत ज्यादा मत खोलिए। और आज जन्मदिन के अवसर पर सच कह रहा हूं, मन भी नहीं कर रहा था बोलने का, लेकिन बोलना पड़ेगा। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, विपक्ष का नेता हूं। मुझे जो गलत चीजें हैं, उनके गलत फैसले हैं, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और जब आपने हमीरपुर उनके घर में बुला लिया है तो यहां तो बोलना ही पड़ेगा। हमने कैबिनेट की पहली बैठक में, जब मैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, बुजुर्गों की पेंशन 80 साल के बाद मिलती थी, यानी कि जब ऊपर चले जाते थे उसके बाद पेंशन की बातें होती थी या जाने की तैयारी होती थी। मैंने 80 साल से उस पेंशन को 60 साल तक किया। 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। मैंने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मुझे लगा इस कलियुग में बुजुर्गों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। उनके आशीर्वाद से हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, जाना है। उनके लिए मदद करने के लिए हमको काम करना चाहिए। मैंने गारंटी नहीं दी थी। हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, आप घर से काम के लिए निकलती हैं। हमने तय किया कि माताएं बहनें कुल आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए आपका बसों में आने जाने का किराया आधा करना चाहिए। हमने वो किराया आधा किया। हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी किया। हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारी माताएं बहनें जंगल से लकड़ी ला करके काट करके घर पहुंचाती हैं, फिर चूल्हा करती हैं। धुएं से उनकी सेहत खराब होती है, पर्यावरण खराब होता है। अगर शहर के घर में गैस का चूल्हा है तो गांव में रहने वाली हमारी बहनों के, माताओं के घर में भी चूल्हा होना चाहिए। हमने गृहिणी सुविधा योजना से घर घर में चूल्हा पहुंचाया। गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के काम किया। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में यह तय किया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में जो बाकी बचे लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत में हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमने हिमकेयर की योजना लाई और उन गरीब लोगों के इस जिंदगी बचाने का काम किया, उनकी सेवा करना, उनका इलाज करना। हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने किया। हमने गारंटी नहीं दी थी हिमाचल प्रदेश में कि नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो नौजवानों के लिए अपने पांवों पर खड़े होने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने शुरू की। 25% सब्सिडी उस नौजवान को मिलती थी। अगर बेटियों की बात आती थी, बेटियों के लिए सब्सिडी 30% थी। बेटियों ने अपने कारोबार शुरू किए, युवाओं ने अपने कारोबार शुरू किए। गारंटी नहीं दी थी। हमने हिमाचल प्रदेश में उस बीमार आदमी जो बिस्तर पर लाचार बेबस होकर के पड़ा है, अपना पानी का गिलास भी खुद नहीं उठा सकता, ऐसे लोगों के लिए मदद के रूप में सहारा योजना की थी। और उस सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपए हर महीने उनके खाते में हम डालते थे। हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन सेवा का भाव था, उस भाव के तहत हमने ये काम किया था। हमने उस गरीब बेटी के लिए शादी के दिन, जो बीपीएल परिवार की जब उसकी शादी होगी, सरकार की ओर से शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए उसके खाते में डाल करके उसको शगुन देंगे। हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम करने की कोशिश की। जय श्री राम। और आज आप देखिए जरा, 3 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की सरकार का पूरा हो गया, लेकिन मैं कांग्रेस की सभा में चुनौती देता हूं, अगर कांग्रेस की सभा में भी अगर सुक्खू जी मंच पर से खड़े होकर के बोलेंगे कि 3 साल की कांग्रेस की योजनाएं, 3 योजनाओं का जिक्र करो, एक भी योजना नहीं जो लोगों के दिमाग में होगी, जहन में होगी, जुबान में होगी। मुझे नहीं लगता कि एक भी योजना। ये कैसी सरकार है? 3 साल का कार्यकाल बीत गया, बिना काम के बीत गया।
खोले हुए चले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में वो सारे के सारे बंद कर दिए। 2000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। मैंने एक दिन कहा, सुक्खू भाई यार ये क्या काम किया आपने? आपको सरकार बनाने के मौका मिला है और जो मुख्यमंत्री बनता है, सरकार बनती है तो वो काम करने के लिए चुनी जाती है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार चुनी गई है, वो काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए चुनी गई है। तो कहने लगे कि भाई यार बहुत सारे काम वीरभद्र सिंह जी ने किए, वो भी रिपीट नहीं हुए। आपने किए, बहुत सारे रिकॉर्ड काम किया आपने, उसके बावजूद आप भी नहीं दोबारा जीत पाए। मैंने भी तय किया है कि जब काम करने से रिपीट होते नहीं है तो मैं काहे को काम करूं बोलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है यार, धन्य हो। मैंने कहा आप काम करने वाले थे, हम काम रोकने वाले मुख्यमंत्री के नाते जाने जाएंगे बोलते हैं। मैंने कहा नाम लिखने का, नाम याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका आपने ढूंढा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत विचित्र सोच है। और मैं देख रहा था पिछले कल परसों जो जाकर के भाषण दे रहे थे कि हिमकेयर आपने शुरू की, और हिमकेयर के अंतर्गत जो है आपने हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारे ऊपर 400 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी कर दी। आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है, मेरा यह मानना है। अगर कहीं गलत किया है अब जांच करिए, जांच आप कर नहीं सकते। अगर आपको लगता है किसी गरीब आदमी का इलाज के लिए अगर हमें हिमकेयर के अंतर्गत पैसे दिए हैं और उसका इलाज नहीं होना चाहिए था, उस आदमी को मरना चाहिए था, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए था, अगर ये सोच आपकी है तो मैं समझता हूं तब तो भगवान ही मालिक है। बहुत विचित्र बातें करते हैं, बहुत विचित्र सोच उनने रखी हुई है। कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हिमाचल प्रदेश में, आपदा के संकट में आए थे, और इस मेरा थोड़ा गला भी खराब हो गया सुक्खू जी को याद करते करते। कहने का 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, आए नहीं आए नहीं। मैंने कहा सुक्खू भाई क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जेब में आएंगे वो? अगर योजना के अंतर्गत पैसा आएगा हिमाचल प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो वो पैसा आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। ये पहले प्रधानमंत्री जो हिमाचल प्रदेश में आपदा की घड़ी में आए, आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया, आपदा प्रभावित लोगों को मिले, और उसके बाद उन्होंने कहा ये हिमाचल जितना आपका उतना मेरा भी है, मैं भी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए देता, और 1500 करोड़ रुपए देने की बात कहे, लेकिन अब चाह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि वो पैसा सीधा सीधा आए, सीधा आए। अरे वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन 5 महीने से हिमाचल प्रदेश में आपदा आने के बाद आप कितना मदद कर चुके, कर पाए हैं? 2023 में अगर मदद की अगर बात कहते हैं, आपने कहा विधानसभा के अंदर मैं 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रभावित लोगों के लिए देता हूं। जब हमने विधानसभा का प्रश्न करके जवाब मांगा तो सच्चाई सामने आई कि 2023 की आपदा में अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो पैसा 300 करोड़ के पास है। 300 करोड़ से भी ज्यादा नहीं हो पाया। घोषणा 4,500 करोड़ रुपए की है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात मैं समझता हूं कि हमीरपुर के लोगों को कैसी लग रही है, लेकिन प्रदेश के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, विधानसभा के अंदर बोलते हैं, विधानसभा के बाहर बोलते हैं, जनसभा में बोलते हैं, देश के अंदर बोलते हैं, देश के बाहर जाकर के बोलते हैं। सुक्खू जी कम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू जी कम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो।
और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां हमारे साथी यहां पर बैठे हैं, मंच पर आप देख रहे हैं, चाहे आशीष जी हैं, चाहे राजेंद्र राणा जी है, चाहे हमारे लखनपाल जी हैं, आप तो उनका साथ में खड़े थे, लेकिन जब नेतृत्व में क्षमता नहीं है साथ ले चलने की, जब नेतृत्व में योग्यता नहीं है सबको साथ लेकर के चलने की, तो साथी छोड़ करके जाते हैं। हिमाचल जब से बना है आज तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब 1 साल के छोटे से कार्यकाल में 9 साथी छोड़ करके चले गए, मुख्यमंत्री को छोड़ करके, जिसमें कांग्रेस के 6 और उसके साथ साथ में 3 निर्दलीय विधायक भी छोड़ करके चले गए। क्या वजह है? हम भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, लेकिन साथ जुड़ता गया, साथ छूटा नहीं। कोई तो कमी रही होगी, इस कमी को महसूस करना चाहिए उनको। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि जब कुछ दिन पहले हमीरपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस भाषा का इस्तेमाल उनने यहां हमीरपुर में जो है बड़सर की जनता के खिलाफ किया, हमीरपुर की जनता के खिलाफ किया, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए कि लखनपाल जी को जिता करके आपने बेईमानी को जिताया। हमीरपुर में आपने आशीष शर्मा को विधानसभा में चुन करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, उपचुनाव में तो आपने बेईमानी को जिता करके, ये जनता का अपमान है, इसके लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता बहुत छोटी सोच है। और मुख्यमंत्री जी बाकी बातें मुझे लगता है कि आप क्या करनी है बस की रही नहीं अब आपके, ना आपका मंत्री आपकी सुनता है, ना आपके अधिकारी आपके सुनते हैं। ये हिमाचल में पहली बार हम देख रहे हैं कि अधिकारी के ऊपर नियंत्रण नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास चार्ज है, डीजीपी नहीं है, डीजीपी के बदले एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास चार्ज दिया, एडिशनल चार्ज दिया है। इसका मतलब कि आप अधिकारियों के हाथ में कठपुतली बंद करके रह गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज के इस अवसर पर बहुत चीजों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। और मैं कल देख रहा था, कल शाम को पोलिंग के बाद जो एग्जिट पोल का जो परिणाम हम आए, सारे के सारे परिणाम बिहार के किस पक्ष में जा रहे हैं? सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सारे तमाम जितने भी सर्वे आए हैं एग्जिट पोल के, उन सब में जिक्र हो गया। और हमारे सुक्खू जी यहां से स्टार प्रचारक बन करके गए थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आप हिमाचल आइए। बिहार वालों को कहा कि आप हिमाचल आइए और हिमाचल आकर के देखिए कि हमने 10 गारंटियां दी थी, 10 की 10 पूरी कर दी है। और यहां तो बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, बहुत खुश लग रही है। मुझे लगता है कि 1500 रुपए खाते में आ गए। सुक्खू जी तो यही बोल करके गए, अब मैं क्या मानूं, आपका हमीरपुर से है उनका। अरे भाई, अगर कहीं और नहीं कर पाए तो हमीरपुर में तो कम से कम आप यहां करके जाते। कम से कम हमीरपुर के लोगों के साथ जो आप झूठ बोल करके कहा था 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में, और बिहार जाकर के कह रहे हैं कि हमने गारंटी पूरी कर दी, हमने 1500 रुपए सभी महिलाओं के खाते में डाल दिया। आप चेक कर लेना खाते, दोबारा देख रहा हूं मैं आपसे। हो सकता है कि गलती से ऐसा तो नहीं हो कि खाता ही नहीं देखा आपने। अरे क्या कर रहे हो? आज मुझे बुजुर्गों के फोन आते हैं कि जयराम जी, बुढ़ापा पेंशन पिछले 9 महीने से नहीं मिल पाई। आज लोगों के फोन हमको आते हैं कि सारा योजना का पैसा 1 साल से हमारे खाते में नहीं आ रहा है।
आज हमको फोन आते हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। आज हमको फोन आते हैं, कर्मचारी कहते हैं, जो पूर्व कर्मचारी वो बोलते हैं कि पेंशन नहीं मिली। आज वो पूर्व कर्मचारी ये बोलते हैं कि हमारा इलाज चलता है, क्योंकि जब रिटायर होता है कर्मचारी तो बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापे में बीमारी होती है, बीमारी के लिए उनको जो रिम्बर्समेंट का पैसा मिलता है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है? इन सारी बातों को लेकर के अगर हम बात कहेंगे तो बहुत बड़ी बातें आएंगी। मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, 3 साल बीत गए, 2 साल बाकी बचे हैं और ये भी बीत जाएंगे। विधानसभा का हमारा सत्र चलेगा धर्मशाला में 26 तारीख से, और 1 तारीख को हम सरकार के खिलाफ वहां पर प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। जो झूठी गारंटी आपने दी है, जो हिमाचल प्रदेश की आपने हालात बना रखे हैं, जो स्थिति बना रखी है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, नशे का प्रचलन इस कदर हो गया, नौजवान सड़कों पर मरा हुआ मिलता है, नौजवान अपनी मां जैसी उम्र में जो है उनकी हत्या कर डालते हैं। यहां पर 2 घटनाएं आपके हमीरपुर की है, एक तो आपके वहां पर भोरंज की है, शायद में कल भोरंज में भी एक घटना हुई है कुछ दिन पहले, जिसमें वो मैं देख रहा था, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि शायद बेटा ही उसमें शायद शामिल है, मां की हत्या। और दूसरी घटना तो अभी 3 दिन पहले, जिस दिन में हम आए थे यहां पर, लोग आप सब लोगों ने चक्का जाम भी किया था, रास्ता भी बंद किया था। छोटी उम्र का एक बच्चा एक महिला के ऊपर अटैक करके जो है मां के समान उनकी जो उम्र की जो है, और उनका गला काट देते हैं, आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? ये घटनाएं और जगह नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री के जिले में हो रही है, और मुख्यमंत्री के जिले में नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। आखिर इन बातों का जवाब कौन देगा? जवाब तो देना होगा, और इसलिए हम 1 तारीख को, 1 दिसंबर को इन सारी बातों पर जवाब मांगेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है नशे के प्रचलन में। इस कदर नशा बढ़ गया, हम सुनते थे कहीं बॉर्डर के इलाके में नशे का सेवन हो रहा है, लेकिन अब तो हम वहां सुनते हैं जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर भी नशा पहुंच गया। और नशा भी कौन सा पहुंचा है? जिसको चिट्टा बोलते हैं। इन सारी बातों से हमको बाहर निकलने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। आशीष शर्मा जी को आपने बहुत अच्छे बहुमत से जिता करके